हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल। तो आईआईटी जैम का डेली डोज एपिसोड नंबर 2, जिसमें आज फिर से हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने कल भी किया था। और कल का लेक्चर जिन लोगों ने भी देखा होगा, कल का वीडियो जिन लोगों ने भी देखा होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल लगा होगा। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो बिल्टअप हुए होंगे उस वीडियो को देखकर। तो सेम कहानी आज है। आज भी आप लोगों के लिए 5 बिल्कुल नए क्वेश्चंस। हो सकता है ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नए ना हो या ऐसे कॉन्सेप्ट कहीं आपने देखे हो, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नया कुछ तरीका आपको पता लग सकता है। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दीजिए ताकि जो भी लोग आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हों उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ऊपर स्क्रीन पर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम 2023 की और आप लेटेस्ट अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि 3 चार्ज है प्लस क्यू, माइनस क्यू और माइनस क्यू, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर प्लेस्ड है। तो हमें डायपोल मोमेंट बताना है सिस्टम का। सबसे पहली बात, जो डायपोल होता है, डायपोल होता क्या है? डायपोल मोमेंट को हम लिखते हैं P से, और वो किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उसके बीच की डिस्टेंस। सवाल ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पर, उसका साइन नहीं लेना है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि दोनों चार्ज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक चार्ज प्लस 2Q है और एक चार्ज Q है और उसके बीच में आप डायपोल लगाने पे लगे पड़े हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा एक प्लस Q होगा, एक माइनस Q होगा, है ना। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, साइन दोनों के अपोजिट रहेंगे। डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से, और किधर की तरफ होती है? प्लस की तरफ होती है। तो यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट ये क्रिएट होगा इस लाइन के ऊपर, जिसकी डायरेक्शन होगी इधर। और अगर इधर डायपोल को मैं नाम दे दूँ P1 और एक डायपोल क्रिएट होगा इधर, तो इसकी डायरेक्शन हो गई कितनी? ये हो गई माइनस से प्लस, और इसको नाम दे दिया मैंने P2। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो अब हमें पता है हमने पढ़ा है वेक्टर्स के अंदर दो वेक्टर क्वांटिटी यदि एक पॉइंट पर काम कर रही है, उनके बीच में कोई एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। तो जो रिजल्टेंट डायपोल का फॉर्मूला है वो हम कैसे लिखेंगे? P इक्वल्स टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और कॉस 60 डिग्री। ये फॉर्मूला मैंने कैसे लगा दिया? जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। दो वेक्टर क्वांटिटी है। लेट सपोज एक वेक्टर क्वांटिटी P और एक वेक्टर क्वांटिटी Q किसी एंगल पर है, तो R की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर आप वैल्यू प्लेस कर दो, वैल्यू रख दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो P1 और P2 दोनों बराबर हैं, तो ये कितना हो गया? P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया? ये बच गया √3P स्क्वायर। P बाहर आ जाएगा तो P की जो वैल्यू है यानी कि रिजल्टेंट P की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? P√3। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर B जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या थी यहाँ पर? ध्यान रखने वाली बात ये थी एक तो कि जो डायपोल जो है, डायपोल मोमेंट, उसकी जो डायरेक्शन है उसका ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं। दूसरी चीज़, जो डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो उसमें जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड के लिए दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग चार्ज है और फिर आप डायपोल का फॉर्मूला लिखने में लगे हुए हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम की तो आप लोगों को ये पता होगा। फिर भी कई बार क्या होता है, दिमाग से स्किप हो जाता है और जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह आप लोगों के लिए ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फिर से वही डायपोल वाला सवाल। यहाँ पर है 4 चार्ज है, -2Q है, एक प्लस 2Q माइनस 2Q, इस बार ये चारों रखे हैं स्क्वायर कॉर्नर पर। हमें बताना है डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन। देखो भाई,
तो ए साइड है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, ए होगी। तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2, और सेम कहानी यहाँ हो जाएगी, ये डायगोनल भी कितना हो जाएगा, a√2। तो इन दोनों के बीच में एक डायपोल बनेगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। लेट सपोज ये वाला जो डायपोल है ये है P1, और इन दोनों के बीच एक डायपोल बनेगा और इसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। और लेट सपोज ये वाला जो डायपोल है, मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन है P2, डायरेक्शन नहीं, वैल्यू है P2। तो P1 जो है वो किसके बराबर होगा, चार्ज, और इनटू उसके बीच की डिस्टेंस, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a√2, तो ये हो गया a√2। सिमिलरली P2 के लिए वैल्यू क्या होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2Q, और उसके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई a√2। अब इन दोनों के लिए जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में निकलेगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है हमें पता है, डायगोनल 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो वही फॉर्मूला जो पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था, है ना, तो सेम कहानी होगी। तो यहाँ पर रिजल्टेंट P जो है वो किसके बराबर, वो होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos 90। अब हमें ये पता है cos 90 की वैल्यू साहब कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। तो कितना बच गया, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, वैल्यू रखो साहब P1 स्क्वायर की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर A स्क्वायर, और √2 का कितना हो जाएगा, 2, इसको मैंने आगे लिख दिया। सेम कहानी यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 और ये 4, 8 हो जाएगा ना, 8 ही होगा, हाँ 8 हो जाएगा, 8 Q स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 10, तो ये हो जाएगा QA और √10, तो ये तो हो जाएगी P रिजल्टेंट की वैल्यू। अब दूसरा क्या पूछा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालोगे साहब, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होगा, P2/P1। तो tan थीटा, P2 जो था, P2 यानी कि ये क्या वैल्यू, 2QA√2, और P1 जो है उसकी वैल्यू क्या थी, a√2, ख़त्म। तो ये थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी बच गई, tan इनवर्स 2, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी बच गई, tan इनवर्स 2। ऑप्शन चेक करो कौन सा वाला ऑप्शन ए जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन ए इसके लिए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शंस का, ज्योमेट्री थोड़ी बहुत ध्यान होनी चाहिए कि किसके बीच में कितना एंगल होता है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है तो क्या एंगल हो, अगर डायगोनल जो स्क्वायर की बात हो रही है और उसके डायगोनल्स हैं उनके बीच में क्या एंगल है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन है इनमें इस तरह में बहुत ज़्यादा फंस सकते हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में साहब बोला है, यार ये तो थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। तो अगले क्वेश्चन में बोला है V पोटेंशियल दे दिया 4x² + 3y² - 9z², देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। मैं मैग्नीट्यूड में बात कर लूँ तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कितना लिख लूँ, पॉजिटिव ही लिख लूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -d/dx, है ना, Vx, और प्लस d/dy Vy, और d/dz और Vz, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। V करके भी लिख सकते हो, लो V लिख दिया, ऐसे V लिख दिया। तो एक बार Ex निकाल लो, तो Ex निकाल लोगे तो क्या होगा, d/dx कर दोगे इसका पूरे का V का, तो 4x² + 3y² - 9z², क्या बचेगा साहब, ये 4 है ना, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8x ही होगा ना, 8x होगा। फिर निकाल लो Ey, तो Ey में क्या करोगे, d/dy, ये पूरा रख दो, 4x² + 3y² - 9z², कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 6y, ये 6y आ जाएगा। फिर Ez, ये कितना होगा साहब, d/dz, और क्या वैल्यू, ये वैल्यू 4x² + 3y² - 9z², और ये कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा -18z। कहाँ पूछा है, x बराबर 1 रखना है, y बराबर 2 रखना है, z बराबर 3 रखना है। तो x बराबर 1 रखोगे तो 8 × 1, ये हो गया 8, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 2 12, और ये कितना हो जाएगा 18 × 3 54, ये हो जाएगा -54। तो अगर बात करें E की तो वो कितना आ जाएगा, Ex
आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और रिजल्टेंट ई जो है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर और प्लस ई जेड स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, ई वाई स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, और इसका स्क्वायर करना है 54 का स्क्वायर, 54 ही आएगा ना भाई, ये 18 दिया, हाँ 54, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 55.9, ठीक है। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 55.9। इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका लंबा चला जाएगा, फिर भी चेक कर लेना। 9 दूनी 18, 18 जेड, हाँ ठीक है, चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है HCl मॉलिक्यूल इज केप्ट इन 10⁴ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 10⁴ वोल्ट पर मीटर, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद इट्स एक्सिस, कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल नॉर्मल टू द फील्ड, लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल की जो लेंथ है वो डी, वो कितनी दे दी है 1.3 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। वर्क डन जो डाइपोल की वजह से है वो कितना होता है, वो होता है पी और cos θ1 और माइनस cos θ2। P का मतलब क्या हो गया, Q इंटू डी, और E cos θ1 कितना है 60 डिग्री और θ2 कितना है, θ2 है 90 डिग्री, ठीक है साहब। तो Q जो है Q HCl मॉलिक्यूल, Q की वैल्यू ले लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, D जो है D की वैल्यू कितनी है 1.3 इंटू 10⁻⁻10, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू कितनी है 10⁴, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻25 जूल, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वर्क डन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻25 जूल, ठीक है ना, 10, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻25 जूल जो है आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, उस पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1.6, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम और मीटर, इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये डायपोल है, ये P डायपोल मोमेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम और मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दी है 10⁻³ और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। फाइंड द फोर्स एंड टॉर्क। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स है वो तो ज़ीरो होता है, ये हमें पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। किसके कारण, डाइपोल के कारण। ये थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि Q एक बार प्लस आ जाता है, एक बार माइनस आ जाता है, और ये जीरो हो जाता है। टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है PE साइन थीटा। P कितना दिया है, P दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻9। E की जो वैल्यू है वो दी है 10⁻3 और साइन 30 डिग्री। साइन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया, यहाँ से सॉल्व करोगे तो साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, तो ये हो गया 0.8 और 10⁻⁻6, तो ये कितना आ जाएगा, -6 ही है ना, 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो आंसर कुछ 19 है। ये यहाँ पर डाइपोल 19 होना चाहिए जब तुम्हारा आंसर ये बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। या 19 करो, 19, तो यहाँ पर भी 19 हो गया। तो ये कितना होएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर -17, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर -17 न्यूटन मीटर, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज की जो वीडियो है जिसमें हमने बात की, कुछ 5 क्वेश्चन हमने लिए थे और ये भी रिलेटेड थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। कल भी हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको कहा था ये जो सीरीज़ है कंटिन्यूस चलेगी, लगभग 2 महीने तक ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलेगी। डेली आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम 2023 की, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया है ऊपर, जिन लोगों को भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, अपडेटेड रहना है मेरे वीडियोस के साथ, तो वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।